Yes. So let's continue with investments. I think we have the AS based questions which are remaining. So we'll wrap it up today. All right. So I think we finished the first one, right? First one is done. Second is also done. All right. So then we'll go to the third one then. So ready? All right. The third one. वो बोलते हैं कि A Limited invested in shares of XYZ Limited on 1st December 2019 at a cost of rupees 50,000. Okay. सो ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया 1 दिसंबर 2019 को कोई तो भी कंपनी का शेयर्स में, उसका कॉस्ट 50,000 है. आउट ऑफ दीज रुपीज 25,000 शेयर्स वेर परचेस्ड विद द इंटेंशन टू होल्ड फॉर 6 months. ओके, सो परचेस्ड विद द इंटेंशन टू होल्ड फॉर 6 months मीन्स शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट. करेक्ट? सो यू कैन अंडरलाइन दैट एंड राइट डाउन मीन्स करंट इन्वेस्टमेंट्स. So purchase with the intention to hold for 6 months means वो current investment. Okay. Now आगे, and the remaining 25,000 were purchased with the intention to hold as long term investment. मतलब total 50,000 का shares है, इसमें से आधा shares is current investment, आधा shares is non current investment. Correct? A Limited ऑल्सो अर्लियर परचेस्ड. इसके अलावा ए लिमिटेड ने और क्या खरीदा है? तो गोल्ड बाय किया है 1 लाख का, सिल्वर बाय किया है 30 lakhs का. द मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज. तो सारे इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू अभी आपको देखे रखा है. शेयर्स का 47,500 है, मतलब ये टोटल मार्केट वैल्यू है. पूरा 50 का वैल्यू इज 47,500. ओके. और किस दिन का वैल्यू दिया है? मार्केट वैल्यू किस दिन का दिया है? 31st मार्च. अंडरलाइन 31st मार्च एंड राइट डाउन बैलेंस शीट डेट. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है केस का क्वेश्चंस करते वक्त, ये सब चीज पे आपको ध्यान देने का. ओके. फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? ए लिमिटेड है, मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब बाय डिफॉल्ट अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करता है. 31st मार्च इज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग और उस दिन का आपको मार्केट वैल्यू दिया है. ओके. तो शेयर्स का मार्केट वैल्यू इज 47,500 और ब्रैकेट में लिखा है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज टेम्पररी. करेक्ट? अब ये क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसका शेयर्स टोटल कितना है? 50,000 है. 50,000 में एक हिस्सा इज नॉन करंट और एक हिस्सा इज करंट. अभी जहां तक नॉन करंट का सवाल है, अगर याद है लास्ट टाइम बात हुआ था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. लेकिन अगर डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है तो हमें उसमें लॉस प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है. एग्रीड? बट यहां पे उसने क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज टेम्पररी. इसका मतलब जहां तक नॉन करंट का सवाल है उसको तो कॉस्ट पे ही खड़ा रखने का है. लेकिन जो करंट वाला हिस्सा होगा, करंट वाला हिस्सा में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करना पड़ेगा. दैट मीन्स 47,500 का आधा करना पड़ेगा. सो आधा करेंगे तो मेरे ख्याल से इट इज कमिंग टू 23,750, ऐसा कुछ तो भी आएगा. एंड करंट का कॉस्ट इज 25,000 विच एवर इज लोअर. तो करंट वाला जो इन्वेस्टमेंट है शेयर्स का वो 23,750 पे वैल्यू होगा और नॉन करंट वाला जो है वो 25 पे ही रहेगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? नंबर्स कहां से आ रहे हैं, समझ रहे क्या? फाइन. आगे और क्या क्या है उसके पास? गोल्ड है और सिल्वर है. गोल्ड और सिल्वर का भी मार्केट वैल्यू दिया है बिकॉज उसने गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है ना. अभी आप बताओ, गोल्ड और सिल्वर आदमी शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदते हैं? इनवेरिएबली लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही खरीदते हैं. और आप देखेगा तो गोल्ड का वैल्यू, कॉस्ट कितना है गोल्ड का? 1 लाख है और उसका मार्केट वैल्यू 1,80,000 है. और वैसे भी अगर गोल्ड लॉन्ग टर्म वाला है तो कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा
मतलब 1 लाख पे ही वैल्यू होएगा। सिल्वर का भी सेम सीन है, उसका कॉस्ट इज 30 लाख और मार्केट वैल्यू दिया है आपको 30,55,000, तो सिल्वर भी कॉस्ट पे ही वैल्यू होएगा। एग्रीड? अच्छा, अभी वो क्या पूछ रहे हैं, वो बोलते हैं हाउ दी अबव इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन in the books of Messrs A Limited for the year ended 31st March 2020 as per the provisions of AS 13 revised। वो बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट्स को हम कैसे दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे अपना ऑलरेडी बात हो गया। जहां तक शेयर्स का सवाल है, शेयर्स में दो पार्ट है, एक करंट और नॉन करंट। जो नॉन करंट वाला है वो कॉस्ट पे ही रहेगा, करंट वाला जो है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करके 23750 पे वैल्यू करेंगे, और गोल्ड और सिल्वर तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है तो उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे। तो वही चीज वहां पे नीचे लंबा चौड़ा प्रवचन लिखा है, आइए पढ़ते हैं कैसा लिखा है देखते हैं। वो बोलता है एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इफ एनी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स if the investment is purchased with the intention to hold for a short term period that is less than 1 year, then it is classified as current investment and to be carried at lower of cost or fair value, मतलब market value. In the given case, rupees 25,000 का shares are current investment, it will be carried in the books at 23750 जो अपन ने डिस्कस किया, 47,500 का आधा। If the equity shares are acquired with the intention to hold for a long term period that is more than 1 year, then it is considered as long term investment and it is shown at cost in the balance sheet of the company. However, a provision for diminution to be made to recognize the decline if it is other than temporary, मतलब if it is permanent। ये सब AS के वाणी है, करेक्ट? तो ये सब थोड़ा लिखना पड़ेगा, AS बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है तो ये सब थोड़ा अपने को झाड़ना पड़ता है कि भाई हमको AS का ज्ञान है, ये सब लिखना पड़ता है। ओके, तो hence rupees 25,000 shares held as long term investments will be carried in the books at 25,000। ऐसा कंक्लूड करने का उसको, मतलब पहला AS के बारे में लिखने का और फिर आंसर लिखने का, दैट इज हाउ यू राइट AS का आंसर्स। ओके, gold and silver are generally purchased with the intention to hold them for a long term period more than 1 year until and unless given otherwise। कुछ नहीं बोला तो long term ही होता है। Hence, investment in gold and silver purchased in March 2019 should continue to be shown at cost since there is no other than temporary diminution on 31st March 2020. Thus, gold at 1 lakh and silver at 30 lakh respectively will be shown in the books। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। Understood? Fine. Let's go to illustration 4. I think 4 is pending, right? Wow. Reclassification के ऊपर revision होएगा आज। So Kunal Securities wants to reclassify its investments in accordance with AS 13. State the values at which the investments have to be reclassified in the following cases। ऐसा बोल के अगला पेज आप पलटोगे तो आपके सामने 4 केसेस दिया हुआ है। तो बिफोर वी डील विद द केसेस, एक बार आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन कर लीजिए। यू कैन गो टू योर इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन। आपका जो लास्ट वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 24 टेक्स्ट बुक में, वॉज अबाउट रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो एक बार उसको हम देख लेते हैं, वहां पे एक चार्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था आपको। सो रिक्लासिफिकेशन कैन हैपन आइदर फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म और इट कैन बी फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट। इफ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म तो क्या करने का, कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर, ऐसा करना पड़ता है। एंड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है, आपको चाहिए तो मैं यहां पे बोर्ड पे लिख के रखता हूं ताकि अपने को बार बार पलटना ना पड़े। तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म तो क्या करना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट तो क्या करना है, कॉस्ट और या कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब जिसपे बुक्स में है अभी, विच एवर इज लोअर। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखते हुए लेट्स रीड द क्वेश्चन सो दैट वी आर एबल टू इजीली डील विथ इट। सो फर्स्ट केस को ध्यान से पढ़ते हैं। वो बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कॉस्टिंग 10.5 lakhs is to be reclassified as current investment।
दैट मीन्स ये वाला पार्ट पे ध्यान देने का आपने, लॉन्ग टर्म से करंट पे जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म से अगर करंट पे जा रहा है तो हमको क्या चाहिए, कॉस्ट मंथ है, और क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए, और इन दोनों का छोटू लेने का, करेक्ट। अच्छा, कॉस्ट अपने को दिया है क्या, हाँ फर्स्ट लाइन पे मिल गया है 10.5 लाख, वो काम का सामान है, अंडरलाइन करो, कॉस्ट चाहिए, एग्रीड। The company had reduced the value of these investments to 9 lakhs to recognize a permanent decline in value. मतलब 10.5 लाख में कभी तो भी एक जमाने में खरीदा था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बाद में उसका वैल्यू को 9 लाख करके लिख दिया था बुक्स में, क्योंकि 1.5 लाख से जो गिरावट आया वो परमानेंट नेचर का है ऐसा लगा था। तो ये जो 9 लाख है वो क्या है, वो कैरिंग अमाउंट है, एग्रीड। 9 लाख इसमें बुक्स में है ना आज के तारीख में, हो दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। यू कैन अंडरलाइन दिस 9 लाख एंड राइट डाउन कैरिंग अमाउंट। तो हो गया ना, कॉस्ट मिल गया, कैरिंग अमाउंट मिल गया, विच एवर इज लोअर, तो क्या लोअर है आपका, कैरिंग अमाउंट लोअर है, मतलब आगे जो दिया है the fair value on the date of reclassification is 9.3 lakhs, उसको इग्नोर करने का, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो दे रहा है, अंडरस्टूड। तो उसको आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, इग्नोर बिकॉज नॉट यूजफुल व्हेन reclassification is from long term to current। ओके, वो वाला सेंटेंस को अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं, इग्नोर बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल when reclassification is from long term to current। मींस एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको ये चीज बरोबर से आता है कि नहीं आता है, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते वो लोग क्वेश्चन, ऐसे आपको मल्टीपल नंबर्स देंगे ताकि आप कुछ तो भी जोल करेंगे, करेक्ट। तो 9.3 लाख का नो इज्जत, गॉट द पॉइंट। तो आंसर मिल गया ना अपने को, 9 लाख पे होगा। तो आप नीचे सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं, पहला 3 लाइन देखो, ब्रॉड एएस का वाणी लिखा है, ये चार्ट का आइटम लिखा है, देखो एज पर एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर reclassified as current investment, transfers are to be made at lower of cost or carrying amount on the date of transfer, and when the investments are reclassified from current to long term, the transfers are made at lower of cost and fair value on the date of transfer। मतलब पहला ये जो चार्ट है वो चार्ट को ही उसने इंग्लिश में लिख दिया, मतलब पहला एएस का रूल क्या है वो बताने का। फिर अभी केस 1 के बारे में पढ़ते हैं, अपना केस 1 क्वेश्चन पढ़ा तो केस 1 का आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंगली द reclassification विल बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो क्या बेसिस है, तो उधर लिखा है, इन दिस केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन कॉस्ट, हेंस the reclassification of investment should be carried at 9 lakhs in the books, understood। now let's read second case, ऊपर जाते हैं, second case पढ़ते हैं। long term investment in company B costing 14 lakhs is to be reclassified as current investment, मतलब वापस इधर ही है हम लोग, और इधर के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट मंथ है, कॉस्ट मिल गया, यस, अंडरलाइन कॉस्टिंग 14 लाख, काम का सामान है वो। द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ reclassification इज 16 लाख। फेयर वैल्यू है क्या इसमें, तो उसको अंडरलाइन करके लिखो, इग्नोर, फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, कोई काम का नहीं। बुक वैल्यू इज 14 लाख, बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट, बैलेंस शीट वैल्यू, मेरे किताब में जो वैल्यू है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं और उसी को कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। उस भाव में मेरा बैलेंस शीट कैरी कर रहा है उसको, दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरिंग अमाउंट, माय बैलेंस शीट इज कैरिंग इट एट दैट वैल्यू, गॉट द पॉइंट। तो मिल गया ना, कॉस्ट अपना 14 लाख है और कैरिंग अमाउंट आपका 14 लाख है, विच एवर इज लोअर, तो लोअर तो कुछ भी नहीं है, तो 14 लाख में ही वो वैल्यू होगा। तो नीचे देखो आंसर लिखा है, सेकंड वाला आंसर पढ़ते हैं। The carrying book value of long-term investment is same as cost, that is 14 lakhs. Hence, the long-term investment will be reclassified as current investment in the books at 14 lakhs only. Okay? Go to case 3. ऊपर case 3 पढ़ते हैं.
current investment in a company C costing 12 lakhs is to be reclassified as long term investment. Current to long term, matlab we are here now, and if we are here means we need cost and fair value. Cost तो मिल गया 12 लाख रुपया है, और बहुत बढ़िया है, द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इज 13 lakhs, वही तुम्हारा फेयर वैल्यू है. तो वहां पे 13.5 लाख के बाजू में लिख दो फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर. तो व्हाट इज लोअर? 12 lakhs इज लोअर. तो 12 lakhs पे हम उसको ये करेंगे. तो नीचे आंसर 3 पढ़ के देखिए. तो आंसर 3 में बोलता है, इन दिस केस the reclassification of current investment into long term investments will be made at 12 lakhs as costs are less than market value of 13 lakhs. Agreed? Question number 4. Current investment in company D costing rupees 18 lakhs is reclassified as long term investment. Means again we are here. So I need cost and fair value. Cost मिल गया 18 lakhs. फेयर वैल्यू दिया है ना, मार्केट वैल्यू 16.5 lakhs. नथिंग सेड, मार्केट वैल्यू को ही फेयर वैल्यू मानना पड़ेगा. करेक्ट? तो 16.5 lakhs, विच एवर इज लोअर. तो लोअर इज 16.5 lakhs. तो 16.5 lakhs में लिखना पड़ेगा. आप आंसर पढ़ के देख सकते हो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज इसके ऊपर अनगिनत बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है, और ऐसा ही क्वेश्चंस आता है. ओके, लास्ट अगर आप 4-5 साल का पेपर देखेगा तो कम से कम 2 बार तो ये टाइप का क्वेश्चन आया है. 4 केसेस देखे. ओके, उनका फेवरेट है, वो पूछते हैं वो लोग. ऑलराइट, लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 5. नहीं हुआ है ना अपना 5? ग्रेट. तो लेट्स सी क्या लिखा है. पारिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज अ करंट इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड्स शेयर्स परचेस्ड फॉर 5 lakhs. So what is 5 lakhs? Cost. 5 lakhs हो गया cost, which the company wants to reclassify as long-term investment on 31st March. So we are moving from current to long-term. Cost और fair value whichever is lower करने का है. Cost मेरे को मिल चुका है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं. Purchase for 5 lakhs को अंडरलाइन करके लिखो ऊपर cost. The market value of these investments on the date of balance sheet was 2.5 lakhs. So 2.5 lakhs is your fair value, whichever is lower. So lower is 2.5 lakhs. तो 2.5 lakhs पे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, मतलब 2.5 का लॉस हम P&L में बुक करेंगे. तो वही प्रवचन लिखा है पहले AS का. So as per AS 13, reclassification from current to long term would be at lower of cost or fair market value on the date of reclassification. So reclassification from long term to current would be at lower of cost or carrying value. In the given case, current investments are reclassified to long term investment. वो LIT नहीं है, LTI होना चाहिए. वो LIT टाइप हो गया, long term investment, LTI. And hence the reclassification would happen at lower of cost. और नंबर भी शायद गलत है, 50 लाख टाइप हुआ है, वो 5 लाख लिखना पड़ेगा आपको. वो 50 लाख को 5 लाख करना पड़ेगा. और फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 lakhs, that is 2.5 lakhs. Correct? The loss of 2.5 lakhs would be charged to P&L. Understood? Next, illustration 6. पढ़ के देखते हैं. Z Bank has classified its total investments on 31st March 2018 into 3 categories. एक बैंक है, और वो बैंक ने क्या किया है, उनके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. कैटेगरी ए का नाम है हेल्ड टू मैच्योरिटी. हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म. करेक्ट? हेल्ड टू मैच्योरिटी इज लॉन्ग टर्म. अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये दोनों क्या है? शॉर्ट टर्म है, करंट, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. आरबीआई ने ऐसा बोल के रखा है, बैंक्स को करना पड़ता है. आपके सिलेबस में पहले बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स करके हुआ करता था.
तो उसमें हम लोग ये सब बताते थे। ओके, एक बैंक जब ये अपना फाइनल अकाउंट्स बनाता है तो फाइनल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट्स को ऐसा अलग अलग कैटेगरी में दिखाना पड़ता है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, बाद में हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऐसा सब दिखाना पड़ता है। ओके, नाउ held to maturity investments are carried at acquisition cost. What is the meaning of acquisition cost? Purchase cost less amortized amount. मतलब उसमें से कुछ शायद राइट ऑफ कर दिया होगा तो वो लेस करने का, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट में ऐसा दिखा रहा है उसको वो लोग। ओके, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स आर कैरीड एट मार्क्ड टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट प्राइस पे कैरी कर रहा है। एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स at market rates. Okay, net depreciation if any, यहां पे the word depre का मतलब क्या है? Decline. Okay, investments पे depre लगता नहीं, I hope you know that. तो यहां पे depre word का मतलब क्या है? Decline. तो decline if any is charged to revenue. Revenue मतलब P&L. And net appreciation if any is ignored. Okay, अब ये बोलता है, मतलब ये सब बैंक का अकाउंटिंग पॉलिसी है। मतलब ये जो दो पैराग्राफ में जो पढ़ा, ये क्या है? दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय द बैंक। ओके, आपको चाहिए तो ऐसा ये दो पैराग्राफ में ऐसा ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं कि दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय बैंक। मतलब वो लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट को परचेज कॉस्ट लेस अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे दिखा रहे हैं। अवेलेबल फॉर सेल वाला इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है? मार्क टू मार्केट कर रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू पे दिखा रहा है। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को हर हफ्ता वैल्यू करते हैं वो लोग मार्केट रेट पे, और अगर उसमें कुछ गिरावट है तो वो गिरावट को पीएनएल में लिख रहे हैं, और अगर कुछ एप्रिसिएशन है तो इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा उनका रीति रिवाज चल रहा है। हर घर का अलग अलग रिवाज है ना, इनका रिवाज ऐसा है। अभी वो क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर The policy of the bank is in accordance with AS 13. हमें कमेंट मारने को बोल रहे हैं कि ये बैंक जो कर रहा है वो सही है कि नहीं, ऐसा कमेंट मारने को बोल रहा है। अभी सबसे पहला एक बात समझो, पूरा क्वेश्चन फोकस किस पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बैंकिंग कंपनीज आर नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. And since banking companies do not come in the ambit of Indian Companies Act 2013, accounting standards laid down by ICAI are not applicable to banks. Understood? That is why हम लोग इस सिचुएशन को AS 13 के हिसाब से कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स को AS 13 लागू नहीं होता है। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन का पहला ही वर्ड में जो Z बैंक है ना, उसको हाईलाइट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहिए तो वो पेज का टॉप में आप लिख सकते हो कि AS 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। ऐसा वो पेज का टॉप में आपको अगर कहीं पे हाईलाइट करके रखना है तो आप रख सकते हो। सो AS 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। ऑलराइट, सो देखो आंसर में क्या लिखा है। As per AS 13 accounting for investment, the accounting standard is not applicable to bank. फर्स्ट लाइन पे बैंक्स के अलावा और भी है, इंश्योरेंस कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, म्यूचुअल फंड्स को भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी के अलग सा इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग कंपनी के लिए हैव गॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए कुछ और एक्ट होगा, आई डोंट नो दैट, पॉसिबल है। तो इन दिस केस Z बैंक is a bank, therefore AS 13 does not apply to it. For banks, RBI has issued separate guidelines for classification and value of investments, and Z Bank should comply with those RBI guidelines and norms. Means RBI का क्या guidelines है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि Z एक बैंक है तो उसको बैंक है, तो RBI ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से उसको अपना इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करना चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। Understood? Fine. Therefore, Z Bank has not followed the provisions of AS 13, yet it would not be said as non-compliance since it is complying with the norm stipulated by RBI. Correct? मतलब शायद RBI का ऐसे रूल रहेगा तो वो फॉलो कर रहा है, इसलिए उसने लिख दिया। करेक्ट? बट आप इतना भी लिखा तो भी बस हो गया
कि भाई सिंस Z इज अ बैंक, प्रोविजंस ऑफ AS13 वो नहीं फॉलो कर रहा है तो नॉन कंप्लायंस नहीं है, ऐसा बोल के आप छोड़ सकते हैं. अंडरस्टूड? लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 7. 7 इज अगेन अबाउट रिक्लासिफिकेशन, मतलब वापस इसका पैर पढ़ना पड़ेगा आपने को. ओके, तो लेट्स सी क्या लिखा है. वो बोल रहा है ऑन 15th June 2018 Y Limited wants to reclassify its investments in accordance with AS13. Decide and state the amount of transfer based on the following information. ऐसा करके अपने को दिया हुआ है. तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे ही पढ़ के मालूम पड़ गया, wants to reclassify, मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर है. ठीक है. पहला केस, a portion of long term investments purchased on 1st March 2017 are to be reclassified as current investment. मतलब लॉन्ग टर्म से करंट में आ रहा है, मतलब ये चाहिए. एग्रीड? अच्छा, अब क्या सीन है. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स वाज 14 lakhs. काम का आइटम, अंडरलाइन ओरिजिनल कॉस्ट 14 lakhs. तो अपने को ओरिजिनल कॉस्ट मिल गया, बट हैड बीन रिटन डाउन बाय 2 lakhs टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन इन वैल्यू. मतलब 14 lakhs पे लिया तो था कभी तो भी एक जमाने में, लेकिन उसमें से 2 lakhs उड़ा दिया. क्यों उड़ा दिया? टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन, मतलब परमानेंट डिक्लाइन. अगर 2 लाख उड़ा दिया मतलब कितना बचा के रखा? तो व्हाट इज 12 लाख? दैट इज द कैरिंग अमाउंट. तो आपको चाहिए तो वो पैराग्राफ के आगे आप लिख सकते हैं, मींस कैरिंग अमाउंट इज 12 लाख. अंडरस्टूड? 14 लाख में तो लिया था, लॉन्ग टर्म सोच के लिया था, बट उसका वैल्यू 2 लाख से गिर गया और वो गिरावट जो है वो परमानेंट नेचर का था, इसलिए इन लोग ने क्या किया, कैरिंग अमाउंट 12 लाख कर दिया. The market value of these investments on 15th June 2018 was 11 lakhs. अच्छा, 15 जून का क्या सिग्निफिकेंस है? तो 15 जून इज द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन. वो कैसे पता चला? क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पे लिखा है 15 जून. तो मैं तो बोलेगा वो फर्स्ट लाइन वाला 15 जून को सर्कल मारो, इधर वाला 15 जून को सर्कल मारो, और इधर वाला 15 जून के नीचे लिखो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन. मतलब इन बिटवीन द ईयर कर रहे हो लोग, शायद. क्यों कर रहे हैं पता नहीं, गॉड नोस. ठीक है, वो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन. एनीवेज, मार्केट वैल्यू दिया है. हम लोग कहां से कहां जा रहा है? लॉन्ग टर्म से करंट जा रहा है. हमको तो कॉस्ट चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए. क्या ये दो चीज मिल गया आपने को? मार्केट वैल्यू को इग्नोर करने का है. करेक्ट, मार्केट वैल्यू के आगे लिख सकते हैं आप इग्नोर, उसका कोई यूज नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा है. तो 12 लाख पे होना चाहिए ना वैल्यू. तो नेक्स्ट पेज में देखो लिखा है सॉल्यूशन. पहला प्रवचन दिया है एएस का. एज पर AS13 द रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वुड बी एट लोअर ऑफ कॉस्ट or fair value on the date of reclassification, and reclassification long term to current would be at lower of cost or carrying value. तो केस 1 में लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे हैं हम लोग. कॉस्ट आपका 12 लाख है, कैरिंग अमाउंट आपका 12, कॉस्ट आपका 14 lakhs है सॉरी, और कैरिंग वैल्यू है 12 lakhs, विच एवर इज लोअर. तो 12 lakhs इज द आंसर. और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? इररेलेवेंट है. एग्रीड? लेट्स गो बैक एंड रीड केस 2. केस 2 में क्या लिखा है? Another portion of long-term investment purchased on 15th Jan 2017 are to be reclassified as current. So again we are coming from long-term to current. Okay? So again we are coming from long-term to current. Original cost of these investment is 7 lakhs. Yes, useful. Original cost को underline करो, 7 lakhs को underline करो, काम का चीज है. But had been written down to 5 lakhs. Written down to 5 lakhs. मतलब what is 5 lakhs? Carrying value या carrying amount. Okay, written down by 5 lakhs बोलता था तो carrying amount would have been 2 lakhs. Understood? So 2 5 lakhs very very important.
तो कैरिंग वैल्यू 5 लाख की है. टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन. द फेयर वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑन 15 जून इज 4.5 lakhs. उसको इग्नोर करना है, उसका कोई लेना देना नहीं है. तो हमको कॉस्ट मिल गया, फेयर वैल्यू मिल गया, सॉरी कैरिंग अमाउंट मिल गया, विच एवर इज लोअर करना है. कॉस्ट आपका 7 lakhs है, कैरिंग अमाउंट आपका 5 लाख है, विच एवर इज लोअर, तो 5 लाख पे वैल्यू होएगा. तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, आपको आंसर का दर्शन लेना है तो केस 2 का. नाउ केस 3. A portion of current investment purchased on 15th May 2018 for 7 lakhs are to be reclassified as long-term investment. So we are moving from current to long-term. I need cost, I need fair value and उसका lower करना है. तो 7 lakhs क्या है? वो cost है. Purchased for 7 lakhs. 7 lakh के ऊपर लिख दो cost. The market value of these investments on 31st March 2018 is 6 lakhs and fair value on 15th June 2018 is 8.5 lakhs. बहुत संभालना. किस तरह का इन्वेस्टमेंट है ये? करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, हम लोग साल के एंड में क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ऐसा करते हैं. एग्रीड. तो 31 मार्च को क्या किया रहेगा मैंने, 7 lakhs और 6 lakhs विच एवर इज लोअर किया रहेगा और 6 लाख पे वैल्यू किया रहेगा. एग्रीड. तो 6 लाख रुपया क्या है आपका कैरिंग अमाउंट हो गया. अंडरस्टूड. तो 6 lakhs इज द कैरिंग अमाउंट एक तरीके से. एंड द फेयर वैल्यू ऑन 15th June 2018 इज 8.5 lakhs. 15 जून क्या है, डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन. उस दिन को उसका वैल्यू है 8.5 lakhs और रिक्लासिफिकेशन क्या करना है, मुझे फेयर वैल्यू अपना ये कैरिंग अमाउंट को ध्यान देना है कि कॉस्ट पे ही ध्यान रखने का है. कॉस्ट पे ही ध्यान रखने का है. तो कॉस्ट तो अपना आज भी 7 लाख ही है और आपका जो फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इज 8.5 लाख विच एवर इज लोअर. तो लोअर इज 7 लाख. तो 7 लाख पे रिक्लासिफिकेशन होगा. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो आपका आंसर. ओके. वो 31 मार्च का मीनिंग समझा ना. 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते वक्त उसको 6 लाख पे वैल्यू कर दिया रहेगा. तो 6 लाख इज नाउ द कैरिंग अमाउंट. बट उसका कोई इज्जत नहीं है क्योंकि हमको तो कॉस्ट का ही पैर पड़ना है. अंडरस्टूड. अगला केस सेम टाइप का है. अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 7 December 2017 फॉर 4 lakhs आर टू बी रीक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वापस करंट से लॉन्ग टर्म जा रहा है. 4 lakhs को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप कॉस्ट. द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31st March 3.5 lakhs. 31st March मतलब बैलेंस शीट डेट. तो बैलेंस शीट डेट को मार्केट वैल्यू 3.5 lakhs है, मतलब 3.5 lakhs पे वैल्यू किया रहेगा. तो 3.5 lakhs क्या हो गया, अभी कैरिंग अमाउंट हो गया. करेक्ट. 3.5 lakhs विल बिकम द कैरिंग अमाउंट. 15 जून को डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन है और उस दिन को द मार्केट वैल्यू इज 3.8 lakhs. वो आपका फेयर वैल्यू हो जाता है. तो कॉस्ट आपका 4 lakhs ही है और फेयर वैल्यू आपका 3.8 lakhs है. विच एवर इज लोअर करना है. तो लोअर इज आपका 3.8 lakhs. तो 3.8 lakhs पे वैल्यू होगा. अंडरस्टूड. नीचे एक आपको रेफरेंस नोट भी दिया है. द लेजर बैलेंस ऑन करंट इन्वेस्टमेंट ऑन 31st March वुड बी 6 lakhs क्योंकि आपने 6 लाख पे वैल्यू किया रहेगा ना उसको. हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन इट नीड्स टू बी रीएश्योर्ड टू 7 lakhs. तो 6 लाख से आपको वापस 7 लाख पे आना है. करेक्ट. हेंस द लॉस ऑफ ₹1 lakh नीड्स टू बी रिवर्स्ड. तो 1 लाख का लॉस जो 31 मार्च को पीएनएल में आपने ट्रांसफर किया रहेगा ना, उसको रिवर्स आउट करना पड़ेगा आपको. अंडरस्टूड. फाइन. लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन 8. कुछ बड़ा सा डब्बा दिया है, देखते हैं. मिस्टर मोहन हैज इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज गिवन. तो म्यूचुअल फंड पढ़ के किसी का मन में आ गया रहेगा ऑलरेडी AS 13 लागू नहीं होता है.
AS13 म्यूचुअल फंड को लागू नहीं होता है। यहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बोल रहा है, मोहन नाम का एक आदमी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ऐसा बोल रहे हो, तो इसके लिए घाई नहीं करने का, करेक्ट। वेराइज अगर आपको बैंक वाला सम पड़ेगा तो जेड बैंक बोल के ही चालू हुआ था। आर वी गुड? उसके लिए ध्यान से पढ़ने का, क्वेश्चन को घाई नहीं करने का। तो वो उन्होंने 4 म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ए बी सी डी, और कभी लगाया वो भी देके रखा है। तो ए 2017 में ले लिया है, बी 2020 में लिया है, सी 2021 में लिया है और डी भी 2020 में किया है, ठीक है। परचेज कॉस्ट दिया है, ब्रोकरेज कॉस्ट दिया है, स्टैंप ड्यूटी दिया है। ये तीनों क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, तो तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा जो वहां पे दिया नहीं है। अंडरस्टूड? सो देयर इज वन कॉलम टोटल कॉस्ट जो वहां पे दिया नहीं है, बट टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? 50,000 प्लस 200 प्लस 20, ऐसा। एग्रीड? यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ AS13 and value of investment in the mutual fund as on 31st March 2021। ऐसा करके 2 चीज पूछा है। अभी प्रॉब्लम क्या है? उसने ये नहीं बोला है कि ये सब लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट्स है कि शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट्स है, वो नहीं बोला है। एग्रीड? लेकिन अगर आप वो डब्बा में ध्यान दोगे तो जो ए वाला है वो 2017 से ही लिया हुआ है, तो ए को हम लोग लॉन्ग टर्म मान सकते हैं, और बाकी का 3 जो है वो रिसेंटली लिया है, 2021 में ही लिया है बाकी का 3, है ना। तो आपको चाहिए तो ये बी, सी और डी के बाजू में आप ब्रैकेट डाल के लिख सकते हो, परचेस्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 है वो। बी, सी और डी जो है परचेस्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 है वो। तो जरूरी नहीं है ना कि 2021 में लिया है तो वो करंट ही होना चाहिए, बराबर ना। इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल क्वेश्चन नहीं बता रहा है, तो हम लोग आंसर में वो लोग ने क्या किया है, ये तीनों को करंट माना है और पहले वाले को नॉन करंट माना है। ओके, तो पहले वाले का आप देखेगा तो कॉस्ट जो है मेरे को दिख रहा है कि कुछ 50,220 है और मार्केट वैल्यू इज 48 लाख, विच एवर इज लोअर नहीं कर सकते बिकॉज हम उसको नॉन करंट मानने वाले हैं। मतलब वो तो 50,220 पे ही रहेगा, क्योंकि हम ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि ये जो गिरावट हुआ है वैल्यू में वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। बाकी तीनों में आप करंट मानोगे तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करना पड़ेगा। तो आप देखेगा तो पहले वाले में मेरे को दिख रहा है कि कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट वैल्यू लोअर है, सेकेंड वाले में कॉस्ट लोअर दिख रहा है और थर्ड वाले में मार्केट वैल्यू लोअर दिख रहा है। मतलब ए वाला जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू होएगा बिकॉज वो नॉन करंट है, बी वाला जो है वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू होएगा लोअर के हिसाब से, सी वाला जो है कॉस्ट पे वैल्यू होएगा लोअर के हिसाब से, और डी वाला जो है वो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू होएगा लोअर के हिसाब से। एग्रीड? तो वही चीज अगला पेज में एक मस्त डब्बा बना के दिया हुआ है, आइए पढ़ते। वो बोलता है एज पर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, a current investment is an investment that by its nature readily realizable and intended to be held not more than 1 year from the date of which such investment was made. The carrying amount of current investment is lower of cost or fair value. A long-term investment is an investment other than current investment. Long-term investments are usually carried at cost. If there is a decline other than temporary in the value of long-term investment, then the carrying amount is reduced to recognize the decline. AS13 का प्रवचन अभी डब्बा बनाया, ABCD, ए को देखो लॉन्ग टर्म मान लिया और BCD को करंट माना। पहला सबका कॉस्ट ढूंढा, कॉस्ट कैसे आया? कुछ नहीं हो, परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी सब ऐड कर दिया, कॉस्ट आ गया। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है चारों का, और कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में तू कैसा दिखाएगा। तो ए में देखो कॉस्ट ही लिया है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म माना है, बी में मार्केट वैल्यू छोटा है तो मार्केट वैल्यू ले लिया, सी में कॉस्ट छोटा है कॉस्ट ले लिया, और डी में वापस मार्केट वैल्यू छोटा था मार्केट वैल्यू ले लिया। अंडरस्टूड? और तो 215695 पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड करके। बाद में एक नोट भी लिखा है,
The reduction in the value of mutual fund A is considered to be temporary, इसलिए उसको cost पे ही रखा है. If the reduction is in value is assumed to be other than temporary in nature, then the carrying value would be 48,225. आपको एक नोट लिखना पड़ेगा कि तूने बताया नहीं कि ये गिरावट टेम्पररी है कि परमानेंट है, तो मैंने मान लिया कि वो टेम्पररी है, इसके लिए मैंने कॉस्ट को इज्जत दिया ए के लिए. अंडरस्टूड? ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9. कितने हैं? चलो 9. पारिदी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पीछे एक दो हो गया ना अपना, पीछे से 11 हुआ है. चलो ठीक है, एक तो गया. चलो आगे. पारिदी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड invested in shares of another unlisted company on 1st May 2021 at a cost of rupees 3 lakhs with the intention of holding for more than 1 year. Holding for more than 1 year underline करके लिख दो long term investment. Long term investment हो गया. The published accounts of unlisted company received in January 2017 reveals that the company has incurred cash losses with declining market share. ये किसकी तरह है मालूम है? सबसे पहला वाला सम जो हमने एएस का किया ना, जरा 2 मिनट के लिए पढ़ो जाके. सेम दिख रहा है मेरे को, ऐसे ही पढ़ो. सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, दिख रहा है आपको? सेम है ना स्टोरी? तो बिल्कुल उसकी तरह ही है वो. चलिए पढ़ते हैं. लेट्स कम बैक. तो क्या सीन है कंपनी का कि भाई कंपनी कैश लॉसेस इनकर कर रहा है और उसका मार्केट शेयर क्या हो रहा है? घटते जा रहा है. एंड मे नॉट फेच मोर देन 45,000. मतलब 3 लाख में लिया था और 3 लाख वाला आइटम का आज के तारीख में मार्केट रेट क्या है? 45,000. वैल्यू मजबूत गिर गया. और ये जो गिरावट दिख रहा है, लक्षण कैसे है? टेम्परेरी कि परमानेंट दिख रहा है आपको? परमानेंट दिख रहा है. तो इवन दो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा फॉर दैट डिक्लाइन, बिकॉज ये अदर देन टेम्पररी है. यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द अबव in the financial statements of Paridhi Electronics Limited on 31st March 2017 in accordance with AS 13. बस नीचे वही प्रवचन दिया है, पढ़ के देखो आप. As per AS 13, accounting for investments, investments are classified as long-term investments, should be carried in the financial statements at cost. However, a provision for diminution shall be made to recognize a decline other than temporary in the value of investment. Such reduction being determined and made for each investment individually. अगर 10 इन्वेस्टमेंट है, हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग सा करने का. The standard also states that indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets, and the results and the expected cash flows from the investment. Investee's assets मतलब जिस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी का assets. That's the meaning of investee's assets. Okay. On this basis, the facts of the given of the case given in the question clearly suggest that a provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of shares to 45,000 in the financial statements for the year ended 31st March, and charge the difference to a loss of rupees 2,55,000 to P&L. तो जर्नल एंट्री क्या है? मैंने फर्स्ट सम में लिखवाया आपको, इट इज P&L टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन. वो एंट्री करना पड़ेगा आपको 2,55,000 के लिए. ओके, ये हो गया 9th वन. लेट्स गो टू द 10th वन. Messrs Active Builders Limited invested in shares of another company with an intention to hold shares for short term period. मतलब करंट इन्वेस्टमेंट ऑन 31st October एट अ कॉस्ट ऑफ 4,50,000. 4.5 लाख उसका कॉस्ट है और ये पूरा का पूरा 4.5 लाख क्या है? शॉर्ट टर्म ही है. इट ऑल्सो हैड परचेज्ड गोल्ड सिल्वर. आज ही एक सम किया. तो आज का सम में और ये सम में क्या फर्क है? आज का जो सम किया इसके पहले उसमें शेयर्स आधा शॉर्ट टर्म था, आधा लॉन्ग टर्म था. यहां पे पूरा शॉर्ट टर्म है, मतलब सेम लक्षण तो वही है. तो आगे देखते हैं क्या लिखा है. Market value
As on 31st March 2017 of the above investments is as follows. Shares का 375 है, gold का 7,50,000 है, and silver का 435 है. You are required to explain how it will be shown in the balance sheet. जहां तक gold silver का सवाल है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसको कॉस्ट पे ही खड़ा रखेंगे, और शेयर शॉर्ट टर्म वाला है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करेंगे. तो आपका मार्केट वैल्यू 375 है, कॉस्ट आपका 4.5 लाख है, तो 75K का लॉस पीएनएल में आपको बुक करना पड़ेगा, मतलब पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. एग्रीड? तो वही चीज प्रवचन लिखा है, पढ़ के देखिए. क्विकली यू कैन रीड एंड सी. मोरलेस अभी बाकी क्वेश्चन भी सिमिलर ही है. 11 आप बोलते हो गया ना अपना, फैबुलस. 11 तो रिक्लासिफिकेशन था, कर दिया हम लोग ने. पढ़ लिया आपने आंसर? ऑल राइट. आई थिंक 12th वन पढ़ के देखो, सेम एज फर्स्ट वन ही दिख रहा है मेरे को. यस सी. सेम दिख रहा है ना? इट सेम एज क्वेश्चन वन. एग्रीड? 10 लाख रुपया कॉस्ट है, आपका मार्केट वैल्यू 7.5 lakhs. इवन दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टिल आपको 2.5 लाख का लॉस बुक करना पड़ेगा, बिकॉज रिडक्शन परमानेंट नेचर का है, प्रोविजन करना पड़ेगा आपको. करेक्ट? तो फर्स्ट पैराग्राफ में एएस का बॉबो किया है, सेकंड पैराग्राफ में आंसर लिखा है. अच्छा, क्लासिक उसमें ऐसा भी है क्या? ओ सॉरी, आई डिडंट सी दैट. ओके सॉरी. तो 3/4 इज करंट इन्वेस्टमेंट. बढ़िया. तो 3/4 अगर करंट है तो करंट में प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ही करना है. और जो नॉन करंट वाला है उस पे भी तेरे को मार्केट वैल्यू पे ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो रिडक्शन अदर देन टेम्पररी है. एग्रीड? थोड़ा वर्डिंग्स में चेंज करना पड़ेगा आंसर में, उतना ही है. आई डिडंट सी दैट. मेरे को लगा एकदम फर्स्ट सम जैसा ही. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? फैबुलस. 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जरा वो भी नजर मार लेते हैं. फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स इज. Cost of right shares means when you buy right shares. That's the meaning of the question. Huh? Okay, cost of right shares means when we buy right shares. So क्या होएगा? It is added to the cost of investment. Correct? It is added to the cost of investment. Long term investments are carried at. Long term investments को हम कैसे carry करते हैं? Cost पे carry करते हैं, वो तो पक्का है. Less other than temporary decline. That's why B is the answer. Understood? फिर और क्या दिया है? Current investments are carried at cost or fair value whichever is less. Next, A Limited acquired 2000 equity shares of Omega Limited on cum rights basis at ₹75 per share. Okay. Subsequently, Omega Limited made a rights issue of 1:1 at the rate of 60 per share, which was subscribed. The total cost of investments at the year end will be. Total cost कैसे आएगा? तो ओरिजिनली तुमने क्या किया था? 2000 शेयर्स बाय किया था इंटू 75. बराबर? ये तुम्हारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है. प्लस आपको राइट्स भी मिला ना, और राइट्स को क्या किया आपने? सब्सक्राइब कर लिया. अच्छा, क्या कैसा मिला राइट्स? क्या रेशियो मिला? 1:1. मतलब पहले अगर 2000 शेयर लिया था तो अभी भी 2000 शेयर मिला, और आपने खरीदा तो 60 रुपए के भाव में खरीदा. ये दोनों को ऐड कर लीजिए. दैट इज योर आंसर. अंडरस्टूड? तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 2000 इंटू 75 प्लस राइट शेयर्स परचेज किया आपने. ओके, ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और ये राइट शेयर सब्सक्राइब, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. अंडरस्टूड? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट तो है ही, और ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी पेड सब आएगा. इसके लिए आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. फाइन. So this completes your investment chapter.
Thank you very much. So I'll see you next time, maybe next weekend or something. Then we'll start with some other AS. Let's see how it works. All right. Thank you. Bye.